हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के फुल चैप्टर को हमने एनालिसिस कर लिया। ठीक है, आप चाहें तो आप जाकर उसको चैनल पर भी देख सकते हैं। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज को हम इस वीडियो पर बने रहिएगा साथ में। इस त्रिभुज को एकदम बेसिक से लेकर जहाँ तक 10 में पूछा जाएगा वहाँ तक पढ़ा जाएगा। एकदम वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है, क्योंकि हमें त्रिभुज का ही पढ़ना है चैप्टर। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो त्रिभुज की सीधी सी परिभाषा आप कह सकते हैं कि तीन रेखा खंडों से घिरी हुई समतल आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आपने त्रिभुज को कैसे देखा होगा, पहले देखा तो वही होगा कि त्रिभुज कैसे होता है। कि इसमें हम देख रहे होंगे कि इसमें तीन भुजाएं होती है, एक यह और यह क्या है, हमारा तीनों रेखा खंड है। इसको हम मिला दिए तो क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। यह तो बात रही है त्रिभुज की। ठीक है, अब त्रिभुज को आप कई तरह के देखे होंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के डिफिनीशन हमने तैयार कर लिया। तीन रेखा खंडों से घिरी हुई या समतल आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार को डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए हम अपने एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा एंड में पूछा जाएगा। तो देखिए, त्रिभुज को हम जनरली दो भागों में बांट देते हैं। क्या, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। यहाँ पर लिख देते हैं भुजा के आधार पर। ठीक है, त्रिभुज को दो भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। कोण के आधार पर अब इस दोनों में क्या होता है, तीन टर्म होते हैं। इसमें भी तीन भाग होता है और इसमें भी क्या होता है, तीन भाग होता है। भुजा के आधार पर बोले तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ये आगे सभी त्रिभुज है, आप समझ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसमें न्यून कोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं। मेन मुद्दे पे अभी बस 2 ही 3 कदम में चलेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है क्लियर करना। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिभुज हमने सीख लिया कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतल आकृति का त्रिभुज है। त्रिभुज को दो भागों में बांट देगा, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। भुजा का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, सेम हो, यानी कि उसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो, समान हो। क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट आता है समद्विबाहु। इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाओं का माप क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु, यानी कि तीनों भुजाओं का माप असमान हो, उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट कैटेगरी आता है हमारा कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी हमने तीन भागों में बांट दिया है। क्या, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। मतलब क्या कि ऐसा कोण जिसका एक जो कोण हो क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का अंतर योग क्या होता है, अंतर कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। इसको आप याद कर लें, अंतर कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। है याद करने वाली चीज है। अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और इसमें एक कोण क्या हो, यदि 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोल देंगे, समकोण त्रिभुज बोल देंगे। ठीक है, और तीनों कोण क्या हो, यदि 90 से कम हो। ठीक है, इसमें 90 से कम हो तो क्या बोल देंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोल देंगे। और अधिक कोण क्या होता है, यानी कि 90 से अधिक इसमें कोण हो, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 101 पर 135 हो गया, कोई एक कोण क्या हो, 90 से अधिक हो, और 180 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। अब चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। क्या बोलते हैं कि त्रिभुज के गुण होते हैं, यानी कि सर्वांग समता, सर्वांग समता और समरूपता। समरूपता, इस गुण पर हम चर्चा करेंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा चुका है और 10 में केवल इस पर हमें चर्चा करना है। तो इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, इस पर थोड़ा सा बेसिक चर्चा करेंगे। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो हम दो चीजों को समझेंगे। पहले क्या होता है, सर्वांग सम। ठीक है, और समरूप त्रिभुज। तो सर्वांग सम की इंग्लिश होती है, हमने लिख दिया है कॉन्ग्रुएंट फिगर, और समरूप की इंग्लिश क्या होती है, सिमिलर फिगर। इस चीज को बहुत बारीकी से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस चीज को बहुत बारीकी से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले हम समझते हैं सर्वांग सम किसे कहते हैं। कोई सर्वांग सम चीज होती क्या चीज है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी आकार या आकृति कह लें कि कोई भी ऐसा फिगर जो सेम हो,
और उसकी जो साइज हो यानी कि जो लेंथ वगैरह जो भी चीजें हो वो क्या हो, समान हो, उसको क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। मतलब क्या कि ये जिस मोबाइल पर आप वीडियो देख रहे हैं इस मोबाइल का सेम आकार का कोई और मोबाइल है तो इस मोबाइल, दोनों मोबाइल क्या बोलेंगे कि दोनों मोबाइल क्या है, सर्वांगसम है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा एक हाथ है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा हाथ है। यदि हम इस हाथ को इस दूसरे हाथ पर रखें तो ये क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा ये ढक ले रहा है, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम एक ही जैसे, यानी कि दोनों हाथ है, इसमें भी 4 उंगली, इसमें भी 5 उंगलियां और इसमें भी 5 उंगलियां, दोनों के आकार क्या है, सेम है, ठीक है, यानी कि दोनों फिगर सेम है। और इसका लेंथ जो है, मतलब इस उंगली का जितना लेंथ है इसका भी इतना लेंथ है, इसका भी इतना, उतना इसका, इतना इसका, उतना इसका है, इसलिए क्या कर रहा है, पूरा पूरा ढक ले रहा है। तो यह क्या कहलाएगा, ये जो फिगर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। इसी चीज को हम यदि हम यहाँ पर समझे त्रिभुज के माध्यम से, तो देखिए सर्वांगसम कहने का मतलब यह है कि यह एक त्रिभुज हमारा है, ठीक है, और सेम इस ऐसा ही एक त्रिभुज हमें इस तरह बना दें, ठीक है, और इसकी लंबाई यदि ए हो तो इसकी भी लंबाई ए हो, इसकी भी लंबाई बी हो तो इसकी भी लंबाई बी हो, और इसकी भी लंबाई सी हो तो इसकी भी लंबाई सी हो। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज तो हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज भी हैं और दोनों क्या है, सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि जो लेंथ है यानी कि जो साइज यानी कि माप है वो भी दोनों सेम है। इसको क्या बोलते हैं, फिगर को क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। अब बात करते हैं समरूप त्रिभुज की। समरूप त्रिभुज को हम कैसे समझेंगे, चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलिए हाथ वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाथ वाला कैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ये तो हमारा हाथ रहा, तो हमारे हाथ पर क्या कर रहा था, ये दोनों तरफ ढक ले रहा था, इसको बोलते थे सर्वांगसम। अब एक छोटे बच्चे का हाथ ले लें तो उसका मानते हैं कि हाथ इतना बड़ा होगा, मतलब छोटा होगा, हमारे हाथ से तो छोटा ही होगा, हमारे जो भी बच्चा होगा। तो यदि उसके हाथ में यदि हम अपना हाथ रखें, जैसे मानते हैं कि उसका हाथ इस तरह हो, इस तरह हाथ हो, ठीक है, इतना छोटा उसका हाथ हो, यदि हम इसके हाथ इस पर रखें तो आप देख रहे होंगे कि इसकी कुछ जो पॉइंट, मतलब कुछ इसका एरिया वो हमारे इतना ही एरिया मान लेते हैं कि इतना एरिया हमारा कवर करेगा, ठीक है, और इतना एरिया हमारा हट जाएगा। तो ये नहीं होगा कि हमारा में यदि 5 उंगलियां हैं तो छोटे बच्चे में क्या होंगे, 2 उंगलियां होंगी, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे हाथ में क्या होंगी, 5 उंगलियां होंगी। सेम इसी प्रकार का इस छोटे बच्चे का भी हाथ होगा। तो हमारे कहने का सीधा सा अर्थ यह बनता है कि हमारा हाथ और उसका हाथ दोनों एक जैसा है, बट उसकी साइज, मतलब हमारे हाथ की साइज बड़ी है और उसकी हाथ की साइज क्या है, छोटी है, मतलब साइज डिफर है। तो यदि साइज डिफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी कि इसका रूप तो समान है बट क्या है, इसकी साइज जो है वो अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल से। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मानते हैं कि एक आपके पास बड़ी पेन है, बड़ी पेंसिल है, एक यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कि बड़ी पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल ऐसी होती है, मिस्टेक होगा तो आप कुछ कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। पेंसिल एक बार हमारे पास बड़ी है और एक इसी प्रकार का है छोटा पेंसिल है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक छोटा पेंसिल, ठीक है। तो देखिए दोनों पेंसिल समान है, मतलब एक पेंसिल ऐसा है, यही पेंसिल सेम ए भी है, मतलब क्या, इसकी जो हम इसकी बनावट को देख रहे हैं, मतलब इसका रूप जो देख रहे हैं, ये दोनों जो पेंसिल्स हैं वो दोनों का रूप क्या है, एक ही है, बट क्या इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज क्या है, छोटी है। तो हम क्या बोल देंगे कि इसका रूप तो समान है, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। इसकी स्पेलिंग होती है सिमिलर फिगर। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा निकल के क्या आती है कि ऐसा फिगर यानी कि ऐसी आकृति जिसका रूप समान हो, ठीक है, यानी कि उसका आकार तो समान हो बट साइज असमान भी हो सकता है, ठीक है, साइज समान व असमान दोनों हो सकता है। यह नहीं है कि हम इसको समरूप त्रिभुज नहीं कहेंगे, इससे भी समरूप त्रिभुज है, लेकिन यह क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सभी सर्वांगसम आकृति बोले तो अच्छा रहेगा, सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं, समरूप होती हैं। यह तो वैलिड है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, बट यह वैलिड नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम की कंडीशन अलग है कि उसका आकार भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। क्या बोला है कि सर्वांगसम में क्या होता है, उसका आकार भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। समरूप में क्या होता है, केवल आकार मायने रखता है, जो है कि उसकी साइज कोई मायने नहीं रखती। जैसे इस त्रिभुज पेंसिल को दोनों ले तो ये दोनों पेंसिल समरूप हो सकती हैं, बट क्या सर्वांगसम हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। यदि इसी सेम पेंसिल जितना बड़ा ये पेंसिल, मानते हैं कि
जो कि 4 सेंटीमीटर का पेंसिल होगा, तो यदि 4 सेंटीमीटर का पेंसिल है तो दोनों पेंसिल जो होंगी वो सर्वांग सम हो सकती हैं। बट क्या यदि छोटी है पेंसिल तो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा क्या निकल के आएगा कि ऐसा आकृति जिसका आकार तो सेम हो बट क्या हो, उसकी साइज क्या हो, समान व असमान दोनों हो सकते हैं। जैसे मानते हैं कि ताजमहल जो मतलब होता है ओरिजिनल में ताजमहल, वो तो बहुत बड़ा है, ठीक है, और एक छोटा खिलौना में ताजमहल होता है, वो भी ताजमहल होता है, ठीक है। तो यदि उस ताजमहल इस ताजमहल को कंपेयर करें तो ये दोनों ताजमहल क्या आएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, मतलब समरूप आकृतियां कहलाएंगे। एक ही जैसे न होगा ताजमहल, इसको क्या बोलेंगे, समरूप आकृति बोलेंगे, इसको सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं। यदि वही खिलौना दो गो रहेगा, मतलब क्या एगो मतलब ताजमहल एगो दूसरा होगा, एगो ताजमहल दूसरा होगा, और दोनों एक के साइज का होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, सर्वांगसम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सर्वांगसम बोल देंगे। तो दोनों ताजमहल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस प्रकार सर्वांगसम समरूप को डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको यदि सर्वांगसम और समरूप एकदम एग्जैक्टली समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सर्वांगसम समरूप के कुछ नियम होते हैं, उसको हम सीखते हैं, ठीक है। सर्वांगसम क्या होता है कि चलिए कुछ फिगर मानते हैं, सभी वर्ग मतलब स्क्वायर, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, सभी त्रिभुज का होने का मतलब क्या, उसकी जो भी होगा आकार तो मतलब सेम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एक कहले कि वृत्त, सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। सभी आयत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। इस प्रकार बहुत से फिगर बनेंगे, बेलन मान लेंगे, गोला गेंद मान लेंगे, ये सारी चीजें जो होती हैं समरूप होती हैं। सर्वांगसम होने की कंडीशन क्या होता है कि उसका आकार और साइज दोनों सेम है। यदि हम वृत्त बोले कि सर्वांगसम है तो वृत्त कब सर्वांगसम हो, जब दोनों की त्रिज्या क्या होगी, सेम होगी। यदि इसकी भी आर त्रिज्या है तो इसका भी आर त्रिज्या होना चाहिए, तभी यह सर्वांगसम होगा, नहीं तो सर्वांगसम नहीं होगा। तो यह रही सर्वांगसम और समरूप की परिभाषाएं और डिफरेंस। आप इसको अच्छे समझ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में यस लिखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अभी तो अब तक हम बात कर रहे थे क्या, आकृति की, सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति को हमने अच्छे समझ लिया, बट हमें क्या पढ़ना है, त्रिभुज से रिलेटेड पढ़ना है। तो हम चलते हैं अपने बड़े मुद्दे पर। ठीक है, सर्वांगसम को हम कैसे दिखाते हैं कि सर्वांगसम में क्या होता है कि उसकी भुजाओं का माप और कोणों का माप सेम होना चाहिए, तो क्या कहलाता है, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। मतलब सर्वांगसम की कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे साइड एंगल, साइड होगा तो क्या होगा, सर्वांगसम होगा, या साइड 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 होगा तो क्या होगा, सर्वांगसम होगा, या एंगल 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 होगा तो क्या होगा, सर्वांगसम होगा, या ए यस 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 होगा तो सर्वांगसम होगा, या यस यस ए होगा तो सर्वांगसम होगा, ठीक है। और एक क्या होता है, कोई मिस्टेक हो रहा है कहीं पर, एक और कुछ होता है, ए हो गया, ए एस एस हो गया, या चाहे ए एस ए हो गया, ये क्या होता है, सर्वांगसम होता है, ये मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 6 चीजें होती हैं जिससे सर्वांगसम आप प्रूव कर सकते हैं। नहीं, सर्वांगसम आपने पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, 8वीं क्लास में, 6वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर बात करना है समरूप त्रिभुज की। समरूप क्या होता है, त्रिभुज से रिलेटेड करके हम देखते हैं। समरूप त्रिभुज यहाँ पर मान लें कि एक त्रिभुज हमारा यह है, ठीक है, और एक त्रिभुज हमारा यह है, सेम ऐसा ही हो, आकार ऐसा ही हो, बस क्या है, इसकी जो साइज है यह बड़ा है और यह छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। इससे हमें क्या निकल के आएगा कि इसके संगत कोण बराबर होंगे, क्या होंगे, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यही बस होता है, ठीक है। समरूप में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, मानी ये जिसका कोण का, जैसे मान देखिए इसका कोण ए हो तो इसका भी कोण ए होना चाहिए, ये इसका कोण बी हो तो इसमें किसी एक का कोण मानते हैं, इसका बी होना चाहिए, यदि यह सी हो तो इसका भी कोण होना चाहिए, सी होना चाहिए। ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। इसमें एक और पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इसकी संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। यदि इसकी मान ले लेंथ कितना है, ए है, इसकी लेंथ मान ले बी है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं सी है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं A1 है, और इसकी लेंथ क्या है, B1 है, और इसकी लेंथ क्या है, C, इसको मानते हैं C1 और इसको मानते हैं B1। तो संगत भुजा का अनुपात के मत कहने का मतलब है कि A अपान में A1, A अपान में A1 इक्वल टू B अपान में B1 इक्वल टू C अपान में C1। इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तभी क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। मतलब यहाँ से कहने के, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, यस 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 जो भी चीजें हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस यस हो जाएगा, ए यस ए हो जाएगा, और ए यस हो जाएगा, या यस ए हो जाएगा, बात एक ही है, ठीक है।
तो ये रही सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज। अच्छा, आशा कर लो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो जो वीडियो था ये पूरा बेसिक से था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पर्सनावली को भी देखेंगे और इसके नेक्स्ट पॉइंट को भी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।